इसमें अध्याय 4 है मानचित्र पठन एवं अंकन। ये थोड़ा लंबा विषय है, इसलिए इसका पहला भाग हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज के मानचित्र के अध्याय से इसको पढ़ने के हमारे कुछ उद्देश्य आप प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कि आप मानचित्र को विस्तार से जान पाएंगे। आप विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के बारे में भी जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि मानचित्र का क्या महत्व है, मौसम मानचित्र किसे कहते हैं, और मानचित्र में जिन रूढ़ चिन्हों का उपयोग होता है इसे भी आप विस्तार से जानेंगे। चलिए, आज के इस अध्याय में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे मानचित्र का अर्थ, मौसम मानचित्र की आवश्यकता और उसका महत्व, और मौसम के विभिन्न रूढ़ चिन्ह जिनका उपयोग मानचित्रों में होता है। तो चलिए हम आज का अपना विषय प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप विभिन्न प्रकार के मानचित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है, जिसमें विभिन्न रंगों से पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दिखाए गए हैं। इसी तरह से ये दूसरा मानचित्र देखिए, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है और इसमें भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दिखाया गया है। इसी तरह से ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक मानचित्र है, जिसमें कि नदी, तालाब, पर्वत, पठार और मैदानी भाग दिखाए गए हैं। ये देखिए, आपके समक्ष एक मध्य प्रदेश का राजनीतिक नक्शा है, जिसमें विभिन्न जिलों की बाउंड्रीज दिखाई गई हैं। अब हम देखते हैं, ये भोपाल का नक्शा है और भोपाल का ये प्राकृतिक मानचित्र है। आप देख रहे हैं, ये भोपाल का राजनीतिक मानचित्र है। बच्चों, आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं और इस प्रकार के मानचित्र प्रायः आप देखते हैं। अब हम समझेंगे कि वास्तव में मानचित्र क्या है। मानचित्र को, क्योंकि पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है और इतने बड़े पृथ्वी के धरातल को हम नहीं दिखा सकते समतल कागज पर, इसीलिए मानचित्र हम बनाते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज पर उसी अनुपात में जब हम उसे प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन इसमें विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आप मानचित्र का अर्थ समझ गए हैं और आपने मानचित्र भी देखे। देखिए, मानचित्र बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न तत्व इसमें मानचित्र में होने आवश्यक हैं। पहला तो वो मानचित्र किसका है, मानचित्र का शीर्षक होना चाहिए। मानचित्र में एक निश्चित मापक होना चाहिए। आप मानचित्र के हमेशा दक्षिण में एक मापक देखेंगे। उसी तरह से मानचित्र की दिशा, मानचित्र में हमेशा ऊपर का हिस्सा उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिण, हमारे दाहिनी हाथ पर पूर्व और बाएं हाथ पर पश्चिम होता है। तो हर मानचित्र में आप ऊपर की ओर नॉर्थ का साइन देखेंगे। इसी तरह से मानचित्र में रूढ़ चिन्ह का होना भी आवश्यक है। और प्रक्षेप, प्रक्षेप का अर्थ है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से, जो कि आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो ये मानचित्र के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं जो आपको जानना चाहिए। बच्चों, आखिर हम भूगोल में मानचित्र क्यों पढ़ते हैं? इसलिए मानचित्रों का कुछ महत्व है। जैसे कि किसी भी स्थान को जब हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते तो उसे मानचित्र में हम जान पाते हैं। और भूगोल का एक अभिन्न अंग है और इसके बगैर हम किसी भी स्थान की स्थिति, वहाँ की ऊंचाई नीचाई, पर्वत पठार, जलवायु, वनस्पति और मानव जीवन वहाँ का कैसा है, ये भूगोल में हम बिना मानचित्र के ये नहीं जान पाएंगे। इसके साथ ही इसका प्रयोग भूगोल के विद्यार्थियों के लिए तो होता ही है। अध्यापक, वैज्ञानिक, नाविक, शासक, व्यापारी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सैनिक, इंजीनियर और बहुत से अन्य नागरिक भी इसका उपयोग करते हैं। आपने अभी भोपाल में मेट्रो का बनते हुए देखा होगा, तो आपने इसमें भी ये नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, मौसम मानचित्र क्या है? आपको इस कक्षा में मौसम मानचित्र के बारे में ही पढ़ना है। तो ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर घटने वाली जितनी भी मौसम की घटनाएं हैं उन्हें दर्शाया जाता है। बच्चों, आप टेलीविजन पर भी मौसम मानचित्र को देखते हैं कि कहाँ अधिक वर्षा हो रही है, कहाँ कम वर्षा हो रही है, कहीं बूंदाबांदी होगी। ये सभी मौसम मानचित्र के ही रूप हैं।
इसके साथ ही तापमान की स्थिति, वायु का दबाव, वर्षा, पवन की दिशा, पवन किस तरह से चलेगी, मेघ यानी बादलों का आकाश में छाए रहना, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्धारित संकेतों के द्वारा ही, एक निर्धारित संकेतक है और उनके रूढ़ चिन्ह है, उनके द्वारा ही मानचित्र में दर्शाया जाता है। उसे ही हम मौसम मानचित्र कहते हैं। बच्चों, आप ये भारत के मानचित्र में के ऊपर कुछ रेखाएं देख रहे हैं। ये समताप रेखाएं हैं जो धरातल पर यानी भारत में समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। उन्हें हम समताप रेखाएं कहते हैं। इस तरह के चित्र आप टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर देखते रहे हैं। तो यही मौसम मानचित्र का रूप है। इसी तरह से देखिए, क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया दिखाया गया है कि भारत में जो जलवायु के भाग हैं उनको इस तरह से दिखाया जाता है। ये भी मौसम मानचित्र इस तरह का होता है। अब मौसम मानचित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसा कि अभी हमने जाना कि मौसम के मानचित्र में जो तत्व हैं उन्हें हम विभिन्न रूढ़ चिन्हों के द्वारा अंकित करते हैं और मौसम मानचित्रों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार की विशेष वेधशालाएं होती हैं। वायुयान से पायलट जाकर इनका मानचित्र खींचते हैं, गुब्बारों के द्वारा, जलयानों के द्वारा जो मौसम की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उसी से मौसम मानचित्र तैयार किया जाता है। वेधशालाओं में तापमान, वर्षा, वायु की क्या गति है, वायु में आर्द्रता यानी नमी की कितनी मात्रा है, सूर्य के प्रकाश की क्या अवधि है, समुद्र की दिशा, समुद्र की दशा से अर्थात तो समुद्र शांत है या उसमें ऊंची ऊंची लहरें हैं, इन सभी की जानकारी वेधशालाओं में इकट्ठी की जाती है। प्रत्येक विकसित राष्ट्र में मानचित्र का प्रकाशन किया जाता है। अब हम जानेंगे मौसम मानचित्र के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां कि भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन सर्वप्रथम 1875 में किया गया था और वर्तमान में मौसम मानचित्र का प्रकाशन भारत में महाराष्ट्र के पुणे शहर से में किया जाता है। मौसमी दशाओं और सूचनाओं को आपने देखा होगा कि समाचार पत्र, दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी प्रसारित किया जाता है। बच्चों, यहाँ एक बात आपको जानना आवश्यक है कि मौसम की जानकारी प्रातः 8:30 बजे और शाम को 5:30 बजे उसका अभिलेखन अर्थात वो नोट किया जाता है, जिसे आप सुनते हैं कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। तो 8:30 बजे न्यूनतम तापमान और 5:30 बजे शाम को अधिकतम तापमान ज्ञात किया जाता है। तो आपने समझा कि मौसम मानचित्र की ये संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हुई है। चलिए, मौसम मानचित्र की और अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो उसमें हम देखेंगे कि भारत में मौसम मानचित्र एक विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में, जो कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर ही 1864 में मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में शुरू में इसका कार्यालय शिमला में था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। भारत में मौसम विभाग को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। क्योंकि हमारे देश की बनावट, उच्चावच एक समान नहीं है, इसीलिए हमने मौसम विभाग को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, परंतु इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और इसके अलावा अन्य कार्यालय भी हैं जो कि महाराष्ट्र में नागपुर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। इस समय देश में लगभग 1142 वेधशालाएं हैं जहाँ पे मानचित्र बनाने का और तापमान, वर्षा के नापने का कार्य होता है। 2500 वर्षा मापी केंद्र और 22 भूकंप मापी केंद्र हैं। तो आपने ये सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। बच्चों, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में नहीं आता, परंतु आपको ये सामान्य जानकारी मालूम होनी चाहिए। देखिए, आप भारत के मानचित्र में एक मानसून का ऑनसेट मैप देख रहे हैं, जिसमें दक्षिण और पश्चिम से चलने वाली मानसून हवाएं जो लाल रंग से एरोज में दिख रही हैं, वो भारत में आती है और किस तरह से भारत में वर्षा करती हैं। इस तरह के एरोज आप देखने को मिलते हैं। ये मौसम मानचित्र में इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। अब आप समझें कि मौसमी दशाओं के संकेत क्या हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं।
जैसे कि हमने जाना कि जो प्रेक्षणशालाएं हैं उनसे मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा या कुछ सिंबल्स जैसे कि जिसे हम प्रतीक कहते हैं उससे दर्शाया जाता है। ये चिन्ह, अंक या फिर प्रतीक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। हम अपनी इच्छा से किसी भी अंक को, चिन्ह को या प्रतीकों को नहीं बदल सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहे जाते हैं। बच्चों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत हैं, ये वारसा, इटली के वारसा शहर से प्रारंभ हुआ था। 1935 में से मान्यता प्राप्त हुई। तो इस तरह से मौसम मानचित्र के दशा के संकेतक आपने जाने। चलिए, भारतीय मौसम मानचित्र पर अंकित सूचनाओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों के द्वारा किया जाता है। जब किसी भी मानचित्र को हम पढ़ते हैं तो उसमें मौसम मानचित्र में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज प्रस्तावना उसकी क्या है, दूसरा तापमान का वितरण क्या है और तीसरा वायुदाब का वितरण क्या है। मौसम मानचित्र में ये 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत देखिए दिन का, कि वो किस दिन का है, उस दिन कौन सी तारीख है, तिथि उसकी, समय का उसमें उल्लेख होता है और मानसून का भी उसमें उल्लेख होता है। ये है प्रस्तावना। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, तापमान। तापमान का अर्थ होता है कि सूर्य से जो ताप धरातल पर प्राप्त होता है उसे हम सूर्य ताप कहते हैं और तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहीट में नापा जाता है। आप देखते हैं कि इतने डिग्री फ़ारेनहीट तापमान न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान है, तो ये तापमान भी उसमें दर्शाया जाता है। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम सप्ताप रेखा कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको भारत के मानचित्र में दिखाया था। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, ये देखिए आप मानचित्र में देख रहे हैं किस तरह से जो रेखाएं जुड़ती हैं वो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ी जाती है, जिसे हम समताप रेखाएं कहते हैं। देखिए, तापमान का विचलन। विचलन का अर्थ होता है अंतर। सामान्य ताप कितना अधिक या न्यून है, ये तापमान के विचलन से प्राप्त होता है। और विचलन का अर्थ होता है अंतर। देखिए, ये विचलन हर रेखाओं पर 2 डिग्री के अंतराल में 2 डिग्री के अंतर पर प्रदर्शित किया जाता है। शीतलहर और उष्ण लहर ज्ञात करने में भी तापमान के विचलन का महत्वपूर्ण रोल होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धरातल से समर्स यानी ग्रीष्म काल में, विंटर्स यानी शीतकाल में किस तरह से हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म काल में आप देख पा रहे हैं कि धरातल से समुद्र की तरफ हवाएं चल रही हैं और शीतकाल में आप देख रहे हैं कि समुद्र से धरातल की ओर हवाएं चल रही हैं। तो इस तरह से तापमान के अंतर के कारण वायु का मार्ग भी बदलता है। अब हम पढ़ेंगे वायु का दबाव। वायु के दबाव से अर्थ है वायु का भार से। गर्मी में वायु गर्म होती है और हल्की होती है, इसलिए उसका दबाव कम होता है। इसके विपरीत शीत ऋतु में वायु ठंडी होती है और उसका दबाव अधिक होता है। वायु दाब को मानचित्र में मिली बार के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे भी 2 मिली बार के अंतर पर दर्शाया जाता है। कभी कभी कम दाब वाले क्षेत्र को एल से, कैपिटल एल जो अंग्रेजी का होता है उससे, और अधिक दाब वाले को एच से। L4 लो होता है और H4 हाई होता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं वायु के दबाव के कारण दक्षिण हिंद महासागर से हवाएं उत्तर की ओर चलती हैं और शीतकाल में धरातल से समुद्र की ओर चलती हैं। वायु वेग संकेत, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको आप जान लीजिए कि वायु वेग का जो मापक्रम होता है वो 1905 में ब्रिटिश जो जल सेना अध्यक्ष थे व्यूफोर्ड, उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी थी और पहली बार इसका उपयोग किया था। भारत में भी इसी वायु मापक्रम को अपनाया जाता है। संकेतक है ये एक प्रकार के, और इन संकेतों को में क्या होता है कि एक लंबी लाइन खींची जाती है और उसके पीछे पंख यानी फ्लैग लगा होता है जो उसके वेग को दर्शाता है। इसके आगे के सिरे में जो पवन की दिशा का बोध होता है, मतलब आगे का सिरा अगर एरो बना हो तो दिखाता है ये पवन किस ओर चल रही है। प्रायः जो आधा पंख है, मतलब आधा हाफ फ्लैग जो होता है, वो वायु की गति में 5 नॉट का परिवर्तन, वायु को नॉट में नापा जाता है, तो वो वायु की जो गति होती है वो 5 नॉट को दिखाती है एक छोटे फ्लैग को। इस तरह से 1 नॉट बराबर 1.84
किलोमीटर प्रति घंटा हवा की दिशा होती है। 1 नॉट के बराबर 1.84 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वायु चलती है। अब आप यहाँ पर वायु के कुछ संकेतक देख रहे हैं जो आपकी पुस्तकों में भी इसका वर्णन है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक गोले के ऊपर एक रेखा है और उस पर फ्लैग बने हुए हैं। यहाँ 2 बड़े फ्लैग पहले चित्र में दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है। तो एक छोटे फ्लैग का अर्थ 5 नॉट के बराबर होता है और 2 बड़े फ्लैग हैं तो वो 10 के बराबर हो गए। इस तरह से ये 15-25 को दिखा रहे हैं। दूसरे चित्र में आप एक गहरा फ्लैग देख रहे हैं जो कि 50 को दिखाता है, 50, और आप एक बड़ा देख रहे हैं जो 10 को दिखा रहा है और एक छोटा देख रहे हैं वो 5 को दिखा रहा है। इस तरह 65। तो इस तरह से वायु के वेग संकेतक होते हैं। ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि वायु जब तेज गति से चलती है, अभी उड़ीसा में जो तूफान आया था उसके दृश्य हैं ये। तो वो वायु को इसी तरह से दिखाया जाता है। ये देख रहे हैं आप दूसरा चित्र। तो इसी तरह से मानचित्र के ऊपर वायु के संकेतकों को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए कि फ्लैग्स बने। एक अगर गोला खिंचा हुआ हो और वो खाली हो तो वो काम यानी बिल्कुल शांत वायु दिखाता है, और अगर एक सीधी रेखा है जिसमें फ्लैग नहीं है तो वो 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दिखाता है। परंतु एक छोटा फ्लैग बन गया तो वो 3 से 8 के करीब नॉट को दिखाएगा। इस तरह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा पर एक गहरा फ्लैग बना है जो 50 नॉट को दिखाता है। इस तरह धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वायु का वेग भी बढ़ता है। मेघाच्छादन, मेघाच्छादन से अर्थ है आकाश में बादलों का घिरा हुआ होना। उसके भी कुछ संकेतक होते हैं और मेघ को छाया वृत्त, वृत्त यानी गोले के रूप में दिखाया जाता है। भारतीय मानचित्र में केवल निम्न मध्यम ऊंचाई के मेघ ही दिखाए जाते हैं। तो देखिए किस तरह से ये होते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला चित्र आपको दिख रहा है एकदम भरा हुआ है, अर्थात ओवरकास्ट, मतलब पूरा आकाश मेघों से छाया हुआ है। उसी तरफ आप अपने दाहिनी ओर देखें, क्लियर स्काई लिखा है, एक गोला जिसमें खाली है, तो वो दिखा रहा है कि आकाश एकदम स्वच्छ है। इसी तरह से बीच में आपको एक गोले में क्रॉस दिख रहा है जिसका अर्थ होता है धुंधला आकाश। और धीरे धीरे करके आप विभिन्न प्रकार के गोलों के भाग देख रहे हैं तो वो उसके प्रतिशत को दिखाते हैं। इस तरह से आकाश में मेघाच्छादन को दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समुद्री तरंग संकेतक। बच्चों, आपने समय समय पर, कुछ बच्चों ने समुद्र के किनारे आप गए होंगे और कभी आपने शांत समुद्र देखा होगा, कभी तेज ऊंची हवाएं चलने के बाद ऊंची ऊंची लहरों को भी देखा होगा। तो बच्चों, जो समुद्री तरंगे हैं उनको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के रूप में, मतलब कैपिटल लेटर्स में उसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखें हम किस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे हैं, आपके चित्र में दिख रहे हैं आपको कि एकदम शांत समुद्र है जिसमें कि कोई बहुत ऊंची लहर नहीं दिखाई दे रही। ये शांत समुद्र है और इसको CM, कैपिटल C और M मतलब काम से, काम का अर्थ होता है शांत, इससे दिखाया जाता है इस तरह के चित्र में। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी लहरें बढ़ गई हैं, इसको स्निग्ध कहते हैं, मतलब SM से अर्थ है स्मूथ से है, स्निग्ध मतलब बहुत ऊंची लहरें नहीं, हल्की जब हवा चलती है तो इस प्रकार की लहरें समुद्र में दिखाई देती हैं। अब देखिए दुर्बल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दुर्बल को हम SL से, मतलब स्लाइट, हल्के, देखिए हवा चलने लगी और लहरों की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह समुद्र के जब लहरें उठती हैं तो उसे हम SL से प्रदर्शित करते हैं। अगला चित्र आप देखेंगे संयत। संयत मतलब यहाँ था हवा थोड़ी तेज है, लहरें उठ रही हैं परंतु अधिक ऊंची यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है। इसको हम MOD से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मॉडरेट, मतलब संयत है, ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। फिर आप देख रहे हैं अशांत। अब इस चित्र में आप अशांत को हम RO से प्रदर्शित करते हैं। RO का अर्थ होता है रफ, यानी अब हवाएं
तेज चल रही है और लहरें ऊंची होती जा रही हैं। अगला चित्र आप देख रहे हैं, इसको हम घोर अशांत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। घोर अशांत को हम अंग्रेजी के कैपिटल VRO से, VRO का मतलब वेरी रफ, रफ का मतलब होता है बहुत ऊंची। जब तेज हवाएं चलने लगे तो लहरें काफी ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और इस प्रकार की जो स्थिति होती है अधिकतर चक्रवातों के समय में देखने को मिलती है। तो ये चित्र आपने देखा, आपको मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला चित्र हम देखते हैं। यह है ऊर्ध्व यानी हाई। जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो समुद्र में जहाजों को छोड़ने के लिए या मछुआरों को जहाज में जाने की मनाही कर दी जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं समुद्र की लहरें बहुत ऊंची हैं। इसको हम HI यानी हाई से प्रदर्शित करते हैं। मौसम संबंधी संकेतक, बच्चों यही महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न आता है, मौसम संबंधी संकेत चिन्ह। चलिए हम इसे ध्यान से देखें। देखिए मैं अलग अलग आपको समझाती हूँ ताकि आप इसे बना के अपनी कॉपियों में बना लेंगे। सबसे पहले वर्षा, जो महत्वपूर्ण है हम इन्हीं को कर रहे हैं। वर्षा के लिए आप एक गोला बनाएंगे और उसको भर देंगे तो वर्षा का संकेतक होगा। इसके लिए आप प्रकार का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए बूंदाबांदी, जिसको हम कहते हैं डिजल। डिजल को हम एक कॉमे की तरह, कॉमा जैसा हम बनाते हैं उस तरह का हम इसमें दिखाएंगे। तीसरा चित्र देख रहे हैं आप, एक वर्षा हमने पढ़ा और एक कॉमा पढ़ा। इसका मतलब वर्षा के साथ बूंदाबांदी। कभी कभी आप देखते हैं कि वर्षा भी होती है और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होने लगती है, तो उसके लिए इस तरह का चित्र दिखाया जाता है, बनाते हैं हम। अब देखिए रेतीली आंधी, इसको रेतीला तूफान भी कहते हैं। एक S लिखकर अगर आप एक एरो बना दें और उसमें एरो में आप देख रहे हैं कि एक तरफ तीर का निशान जिस तरफ है, अर्थात हवा उस तरफ चल रही है, जिसमें रेत भी उड़ती है, इसीलिए उसको S प्रकार का मतलब सैंड के लिए इसका प्रयोग किया गया है इस अक्षर का। तो S को के ऊपर एक एरो बनाया गया है जो रेतीली आंधी यानी रेतीला तूफान को प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये एक उल्टे एट की, लेटा हुआ एट के समान है जो कोहरा कहलाता है। बच्चों मैंने ऑब्लिक में आपको धुंध दिखाया, परंतु भूगोल में हम कोहरा और धुंध अलग अलग होते हैं। कोहरा थोड़ा कम घना होता है, जबकि धुंध कोहरे का ही घना रूप होता है। उसे हम लेटे हुए एट की तरह दिखाते हैं। अब देखिए तड़ित, जिसको कि आकाशीय बिजली या लाइटनिंग कहते हैं, उसको इस तरह से दिखाया जाता है। उसमें एरो नीचे की तरफ होता है। ये महत्वपूर्ण है जो आपको बनाने हैं। इसके बाद देखिए दो पैरेलल लाइंस, मतलब दो समानांतर रेखाएं हम गहरी खींच दें तो वो कोहरे को प्रदर्शित करता है। आपने ठंड के दिनों में कोहरा दिखा है, जब कि कुछ किलोमीटर तक हमें दिखाई नहीं देता तो उसे हम कोहरा कहते हैं। तो इस तरह के दो चिन्ह जब मानचित्र में दो समानांतर रेखाएं छोटी खींच दी जाएं तो वो कोहरे को प्रदर्शित करती हैं। ओला, यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ओला जो होता है वो त्रिकोण आकार का होता है। जो ऊपरी चित्र आप देख रहे हैं उस तरह का हमें चित्र बनाना है। ओला देख रहे हैं आप कि तिकोना एक त्रिभुजाकार आकृति है और वो घना किया हुआ है, वो ओले का प्रतीक है। वर्षा, ओला और बिजली, जिसको कि आप तड़ित झंझा के रूप में बनाते हैं, आपकी किताब में इस तरह से दिया हुआ है कि एक सीधी लाइन पर हम जैसे कि आग की मात्रा लगाते हैं उस तरह से बना के और एरो को नीचे की तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा तड़ित झंझा, जिसको वर्षा, ओला और बिजली। तड़ित झंझा का अर्थ होता है कि वर्षा भी हो, ओला भी कभी पड़ने लगे और बिजली भी चमके, वो तड़ित झंडा के रूप में हम उसे लेते हैं। धूल भरी आंधी, बच्चों गर्मी के दिनों में मतलब ग्रीष्म काल में आपने धूल से भरी हुई आंधियों को चलते हुए देखा है, उसको हम इस तरह से चित्र में दर्शाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अभी तक हमने जो भी चित्र पढ़े उनको आप आसानी से बना पाएंगे। ये चलिए
तो अब बच्चों, इसमें से जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको अलग अलग इन चित्रों को बनाना बताया है और आपने ज़रूर इनको बना लिया होगा और आपकी पुस्तक में भी है। आप पुस्तक को खोल के उसका अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो आप 5 अंक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों में सिर्फ एक ही प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि आप इनको अपनी कॉपी में थोड़े बड़े आकार के चित्र बनाइएगा। निम्नलिखित को ऋण चिन्ह से दर्शाइए। धुंध, कोहरा, फुहार, हिम, दूरस्थ रजत प्रदीप्त, कुहासा, वर्षा, ओला और तड़ित झंझा। अभी आपने ये सभी चित्र देखे हैं और आप आशा है कि इन्हें आसानी से बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चों। मैंने कहा कि इसका हम दूसरा भाग भी बहुत जल्दी ही मैं आपको आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक आप इन्हें बनाइए और अपने होमवर्क को पूरा करिएगा। नमस्कार।